नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN रोदा। साथियों, साइकोलॉजी की लगातार टेस्ट सीरीज आपके लिए आ रही है। रोजाना आपको एक टेस्ट साइकोलॉजी का मिल रहा है और रोजाना आपको एक क्लास राजस्थान जीके इतिहास एवं संस्कृति की मिल रही है। आज मनोविज्ञान का पेपर नंबर 44 हल करने वाले हैं, जो रीट पात्रता परीक्षा 2022 थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो देखिए, यहाँ साइकोलॉजी के बहुत ही शानदार 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं साथियों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और एक एक प्रश्न का व्याख्यात्मक हल हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से कौन सा सिद्धांत बालकों को अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्षेत्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत। तो देखो, बालकों की अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करने वाला सिद्धांत कौन सा है साथियों? सूझ का सिद्धांत, क्योंकि सूझ के सिद्धांत में अंतर्दृष्टि पर बल दिया गया है। सूझ के सिद्धांत के जनक गेस्टाल्टवादी है, जिसमें मैक्स वर्दिमर, कोपका, कोलर जैसे मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है। तो विकल्प आपके जो 4 है, द वाला विकल्प है, पहले प्रश्न में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। यहाँ फोर्थ विकल्प पहले प्रश्न में सही है। प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सांवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और अहमवादी चिंतन। साथियों देखो, सृजनात्मकता की ओर ले जाने वाला जो चिंतन होता है उसको क्या कहा जाता है? आपके प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही आंसर है, जो आपके अपसारी चिंतन होता है, इसका संबंध सृजनात्मकता से होता है, अतः यह हमें सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। जबकि अभिसारी चिंतन बुद्धि की ओर ले जाता है साथियों। तो विकल्प आपके 3 सही है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में कौन से कारक दिए हैं? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद और सभी। तो देखो, संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत दिया गया है गिलफोर्ड के द्वारा साथियों। जेपी गिलफोर्ड इनका पूरा नाम है और इन्होंने अपने बुद्धि के सिद्धांत में संक्रिया भी बताई है, विषय वस्तु भी बताई है, उत्पाद भी बताया है। अर्थात यहाँ पर इनमें से सभी वाला जो तीसरा विकल्प है आपके जो चौथा विकल्प है वो आपके थर्ड प्रश्न में सही रहेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपीय विधि है और प्रयोगात्मक विधि है। तो देखो, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यहाँ पर मार्गन एवं मुर्रे के द्वारा दी गई है और यह व्यक्तित्व मापने की आत्मनिष्ठ या प्रयोगात्मक विधि नहीं है साथियों, बल्कि यह प्रक्षेपी विधि है, क्योंकि प्रक्षेपी विधि में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और इसमें भी यही होता है, अतः ये प्रक्षेपी विधियों में शामिल हो जाती है। तो चौथे प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। साथियों, 5वां प्रश्न है, अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक काल है, उक्त कथन किस अवस्था से संबंधित है? रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है प्रश्न नंबर 5 में। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। देखो, ये वैलेंटाइन का कर्तन है और यहाँ पर अवस्था की अगर बात की जाए तो आपका आंसर होगा किशोरावस्था। किशोर अवस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक काल कहा जाता है। इस अवस्था में बड़े ही आराम से अपराध की ओर बालक जाता है साथियों। अगर थोड़ी सी भी गलत दिशा उससे मिली तो वो तुरंत उसमें चला जाता है। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। इसीलिए कहा गया है किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक काल है। तो थर्ड विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। 6वां प्रश्न है आपके, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीए प्रश्नावली किसने दी? आलपोर्ट ने, शेल्डन ने, आरबी केटल ने और स्प्रेंजर ने। साथियों, 16 पीए प्रश्नावली किसके द्वारा दी गई है? व्यक्तित्व का मापन करने के लिए इस प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है और इस 16 पीए प्रश्नावली के जो प्रतिपादक है वो है केटल, रेमंड केटल या आरबी केटल इनको शॉर्ट में कहा जाता है साथियों। इन्होंने ही इस 16 पीए प्रश्नावली का निर्माण किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपके जो थर्ड विकल्प है केटल वाला, यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो 7वां प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें
क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये जो सामूहिक गतिविधियां हैं ये में भी सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? मूल्यों के द्वंद्व में, निरंतरता में, अभिप्रेरणा में और सामाजिकरण में। तो साथियों 7वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखिए, छात्र अगर जो सामूहिक रूप से गतिविधियों के माध्यम से सीख रहे हैं तो वो सीखने को तो सुगम मतलब आसान तो बनाएगा, साथ में उन बालकों में सामाजिकरण में भी सहायता करेगा, क्योंकि समूह में रहेंगे तो निश्चित रूप से बालकों में सामाजिक गुणों का भी विकास होगा। साथियों, सामाजिक गुणों का भी उनमें विकास होगा। अतः आपके जो 4th विकल्प है प्रश्न नंबर 7 में, ये ही आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना, लिखना, गेंद फेंकना और खेलना। साथियों, मनोगत्यात्मक जिसमें क्रिया भी होती है, तो लिखना में भी क्रिया हो रही है, खेलने में भी क्रिया हो रही है, गेंद फेंकने में भी क्रिया हो रही है, लेकिन सोचना क्रिया नहीं हो रही है इसमें। ये सिर्फ मानसिक रूप से संबंधित है, मनोगत्यात्मक रूप से इसका कोई संबंध नहीं है। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर आपका जो 1 है, सोचना, इस प्रक्रिया को हम मनोगत्यात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करेंगे। फर्स्ट विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 9वें प्रश्न पे आते हैं। 9वां प्रश्न है, मैंने एक बच्चे को अवधारणा समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं समझा, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने वापस वो अवधारणा समझाई तो वो उस चीज़ को तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण है अभ्यास, संयोग, अधिक प्रयास और परिपक्वता। तो जिस आधार पर प्रश्न पूछा जाता है आपको वो ही आधार मान करके आंसर देना होता है। साथियों, यहाँ पर आप किसी बच्चे को कोई अवधारणा समझाने का बार बार प्रयास कर रहे हो लेकिन वो समझ नहीं पाता, आप 2-5 साल बाद उस चीज़ को दोबारा पढ़ाओगे तो वो आसानी से समझ लेता है। ऐसा किसके कारण होता है? परिपक्वता के कारण होता है। देखा होगा आपने कि कक्षा 1 में जो बालक पढ़ता है उसको आप यहाँ पर जो हासिल वाले जोड़ के सवाल है उनको सिखाने का प्रयास करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन अब वो 4-5 में जब चला जाता है तो तुरंत हासिल वाले सवालों को यूं ही कर लेता है। ऐसा परिपक्वता के कारण होता है। तो आपके 9वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, 10वां प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियां, स्मृति और अनुभवों से सीखना। बुद्धि के घटक की बात की जाए साथियों तो हम जो तार्किक चिंतन करते हैं, किसी भी चीज़ के प्रति चिंतन करते हुए तर्क प्रस्तुत करते हैं तो उसका संबंध बुद्धि से है। स्मृति हमारी बुद्धि से संबंधित है। अनुभवों से सीखना तो ये भी बुद्धि के माध्यम से सीखा जाता है, लेकिन व्यावसायिक रुचियां हमारी रुचि से संबंधित है, न कि बुद्धि से। अतः आपके 10वें प्रश्न में सेकंड विकल्प जो है यही आपका सही उत्तर होगा। साथियों, नेक्स्ट 11वें प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन मापक है? रोडशा परीक्षण, TAT, CAT और MMPI। साथियों, स्व प्रतिवेदन मापक की बात करें तो यहाँ पर जो रोडशा परीक्षण है ये व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी परीक्षण है। जो TAT है ये भी व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी परीक्षण है। जो आपके CAT है ये भी आपके व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी परीक्षण है। लेकिन MMPI किसके अंतर्गत आ जाता है? साथियों, स्व प्रतिवेदन मापक के अंतर्गत आ जाता है। तो 4th विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और किसी प्रश्न में कोई कमी या कोई त्रुटि नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिए। जैसे 43वां जो टेस्ट हमने लिया था तो वो शील गुण वाला थोड़ा बाई चांस मिस्टेक हो गया था साथियों, फिर उसमें मैंने कमेंट बॉक्स में भी सुधार किया है। अतः कमेंट बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर ले, चाहे कमेंट ना करे लेकिन कमेंट बॉक्स चेक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ही संशोधन किया जाता है जब बाई चांस कोई त्रुटि हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। यहाँ आपके 4th विकल्प सही है। 12वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन में छुपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है? स्थिति परक परीक्षण, साक्षात्कार, 16P प्रश्नावली और वाक्य पूर्ति परीक्षण। देखो क्लियर ये सभी के होना चाहिए कि अचेतन मन में छुपी जानकारियों को यदि आपको जानना है तो प्रक्षेपी विधियों का प्रयोग किया जाता है। किन विधियों का? प्रक्षेपी विधियों का, क्योंकि प्रक्षेपी विधियों का कार्य ही क्या है?
अचेतन मन में जो दबी हुई भावनाएं हैं उसको बाहर लाना। स्थिति परक परीक्षण, 16 पीए प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये तीनों ही यहाँ पर प्रक्षेपी विधियों में नहीं आते हैं। लेकिन जो वाक्य पूर्ति परीक्षण है साथियों, जिसको कहा जाता है ACT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये प्रक्षेपी विधियों में शामिल होता है। अतः आप वाक्य पूर्ति परीक्षण के माध्यम से अचेतन मन में छुपी भावनाओं को जान सकते हो। फोर्थ विकल्प 12वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, सभी को पता होगा फर्स्ट ग्रेड में लगभग 30 प्रश्न आते हैं, सेकंड ग्रेड में 20 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का। थर्ड ग्रेड में आपके सेकंड लेवल में 40 प्रश्न साइकोलॉजी के आते हैं। फर्स्ट लेवल में साइकोलॉजी के क्वेश्चन थर्ड ग्रेड में आते हैं। रीट में फर्स्ट लेवल में 30 प्रश्न साइकोलॉजी के, सेकंड लेवल में 30 प्रश्न साइकोलॉजी के आते हैं। तो साथियों सभी के लिए बेहद ही उपयोगी ये टेस्ट सीरीज है। यदि आप इनमें से किसी की भी तैयारी करते हैं तो ये 100 टेस्ट आपके लिए रामबाण साबित होंगे, जो 100 टेस्ट की सीरीज ये चल रही है। 13वां प्रश्न है, व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? स्व सम्मान, स्व नियंत्रण, स्व प्रत्यय और इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हम हटा देते हैं। जो उसकी खुद की क्षमताएं हैं कि उसकी क्या क्या क्षमताएं हैं, उसकी क्या क्या योग्यताएं हैं, इसका प्रत्यक्षण, इस पर नियंत्रण तो स्व नियंत्रण कहलाएगा, लेकिन इसका प्रत्यक्षण स्व संप्रत्यय कहलाएगा साथियों। अतः 13वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। तो 14वां प्रश्न, रोर्शा शाही धब्बा परीक्षण निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि, प्रक्षेपी तकनीक, स्व प्रतिवेदन मापक और स्थिति परक परीक्षण। देखो व्यक्तित्व मापन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो प्रक्षेपी तकनीक होती है, एक व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियां होती है, एक स्व प्रतिवेदन मापक होता है। स्थिति परक परीक्षण तो एक टेस्ट है अलग से, ठीक है। ये साथियों यहाँ पर जो रोर्शा शाही धब्बा परीक्षण है, रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट, इसको प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? प्रक्षेपी तकनीक या प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत। सेकंड विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो 15वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? साक्षात्कार विधि, स्थिति परक परीक्षण, रोर्शा परीक्षण और प्रेक्षण विधि। देखो व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि के अंतर्गत साक्षात्कार भी आ जाता है, स्थिति परक परीक्षण भी आ जाता है, प्रेक्षण, एक होता है प्रक्षेपण, क्या होता है? प्रक्षेपण, और एक होता है प्रेक्षण। साथियों प्रक्षेपण विधियों में क्या होता है? अचेतन मन की चीजों को देखा जाता है, और प्रेक्षण का मतलब अवलोकन करने से लिया जाता है। किससे? अवलोकन करने से। अतः प्रेक्षण, स्थिति परक परीक्षण, साक्षात्कार तीनों व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियों में आती है, लेकिन रोर्शा परीक्षण किस में आती है? प्रक्षेपी परीक्षणों में आता है ये। अतः थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। तो 16वां प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व शब्द मूलतः किस भाषा से बना है? ग्रीक, जर्मन, यूनान और लैटिन। साथियों व्यक्तित्व शब्द को इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्सनैलिटी कहा जाता है व्यक्तित्व को, ठीक है। और पर्सनैलिटी जो ये इंग्लिश का शब्द है, इसका निर्माण लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। किससे? पर्सोना, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकली चेहरा। अतः लैटिन भाषा से व्यक्तित्व शब्द मूलतः बना है। तो फोर्थ विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न देखते हैं, पर्सोना शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाटककार, नाटक, मुखौटा और व्यक्तित्व। देखो अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। पर्सोना शब्द से बना है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब व्यक्तित्व होता है, लेकिन इस पर्सोना का शब्द नकली चेहरा या मुखौटा होता है। ये चीज़ अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताई आपको। तो थर्ड विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। साथियों 18वां प्रश्न है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक तंत्र का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके प्रभावी समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन किसका है? कार्ल जुंग का, हिप्पोक्रेट्स का, आलपोर्ट का और सिगमंड फ्रायड का। इतना ज़्यादा प्रसिद्ध कथन है ये, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कथन है। और इस कथन को कई बार अलग अलग एग्जामों में, जैसे सीटेट में कई बार पूछ लिया है,
रीट में पूछ लिया है, सेकंड ग्रेड में पूछ लिया है, फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया है, केवीएस में पूछ लिया है और अन्य एग्जामों में भी इसको पूछा जा चुका है। साथियों, ये कथन आलपोर्ट के द्वारा कहा गया है व्यक्तित्व के संबंध में। विकल्प आपका थर्ड प्रश्न नंबर 18 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। तो 19वां प्रश्न है, त्रिगुण के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? सात्विक गुण, खात्विक गुण, राजविक गुण और तामसिक गुण। साथियों, त्रिगुण होते हैं तामसिक, राजसिक और सात्विक। खात्विक जैसा कोई गुण नहीं होता है। अतः आपके दूसरा विकल्प जो है प्रश्न नंबर 19 में, इसको त्रिगुण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। सेकंड विकल्प 19वें प्रश्न का सही आंसर है। साथियों, आपको साइकोलॉजी के अलावा हिंदी टीचिंग मेथड के भी 100 टेस्ट पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे। नो टेंशन रहो, बिल्कुल यूँ मत सोचना कि टेस्ट नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा और टाइम दो साथियों मुझे। 17 मई के बाद में आपको हर सब्जेक्ट का टेस्ट रोजाना देखने को मिलेगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो टीचिंग मेथड हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो जीके हो। साथियों, हर चीज़ लगभग रोजाना 4 वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैं 17 मई से, क्योंकि उसके बाद में एग्ज़ाम वगैरह सारी चीज़ें जो पूरी है हो जाएगी। बोर्ड एग्ज़ाम जो 5वीं 8वीं के चल रहे हैं, जो स्कूल खुल रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी आने वाली है, लगभग 10 दिन बाद आप मान सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20वां प्रश्न है, शेल्डन ने व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं बताया है? आयताकृतिक, गोलाकृतिक, लंबाकृतिक और वर्गाकृतिक। साथियों, शेल्डन ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसमें आयताकृतिक भी बताया है, गोलाकृतिक भी बताया है, लंबाकृतिक भी बताया है, लेकिन वर्गाकृतिक जैसा कोई प्रकार इन्होंने नहीं बताया है। अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही रहेगा, वर्गाकृतिक वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो 21वां प्रश्न, फ्रीडमैन एवं रोजनमैन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 4, 2, 5 और 3। तो साथियों, फ्रीडमैन एवं रोजनमैन के द्वारा व्यक्तित्व को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। आपका सेकंड विकल्प 21वें प्रश्न में सही है। साथियों, प्रश्न संख्या 22 है, शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान देना, नौकरी देना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और इनमें से कोई नहीं। देखो, जो हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं इसका जो उद्देश्य है वो इनमें से कोई नहीं वाला तो विकल्प हम हटा देते हैं। अब आपके पास बचा है ज्ञान, नौकरी और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। साथियों, ज्ञान देना या नौकरी देना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, सभी पक्षों का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। सभी पक्ष मतलब चाहे उसका नैतिक पक्ष हो, चाहे उसका सामाजिक पक्ष हो, चाहे उसका भावात्मक पक्ष हो, चाहे उसका और अन्य मानसिक पक्ष हो या अन्य कोई पक्ष हो। साथियों, सभी का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो आपके थर्ड विकल्प 22 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। वह प्रश्न, MMPI परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया है? हाथवे एवं मैकिन्ले के द्वारा, हेंस आइंजैक के द्वारा, रेमंड केटल के द्वारा और हरमन रोरशा के द्वारा। साथियों, हरमन रोरशा के द्वारा तो रोरशा इंक ब्लॉक टेस्ट का विकास किया गया। RB केटल के द्वारा 16 PF प्रश्नावली दी गई। हेंस आइंजैक के द्वारा अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता वाला सिद्धांत दिया गया और हाथवे एवं मैकिन्ले के द्वारा MMPI परीक्षण का विकास किया गया। अतः आपके प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 23 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की तरफ। तो चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 24, 16 PF प्रश्नावली का प्रयोग किस स्तर के छात्रों हेतु व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है? प्राथमिक स्तर, नर्सरी स्तर, उच्च विद्यालय स्तर और इनमें से सभी। तो देखो, जो 16 PF प्रश्नावली होती है इसका प्रयोग नर्सरी स्तर पर नहीं कर सकते, प्राथमिक स्तर पर नहीं कर सकते, बल्कि उच्च विद्यालय स्तर पर आप 16 PF प्रश्नावली जो केटल के द्वारा विकसित की गई है इसका उपयोग आप कर सकते हो व्यक्तित्व के मापन के लिए। किस स्तर पर? उच्च विद्यालय स्तर पर। साथियों, 24वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? 30, 10, 20 और 31। साथियों, रोरशा इंक ब्लॉक टेस्ट जिसके जनक कौन है?
हरमन रोरशा। कौन है इसके जनक? हरमन रोरशा इसके जनक है। और इसमें कुल कार्डों की संख्या यदि आपसे कभी भी पूछी जाती है तो कुल कार्ड 10 होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। इन 10 कार्डों को जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है उसको इन कार्डों को दिखाया जाता है साथियों। यहाँ आपके विकल्प 2 सही है प्रश्न 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। तो 26वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 26। किस प्रक्षेपी परीक्षण में अपूर्ण वाक्यों के प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत किया जाता है? स्थिति परक परीक्षण, साक्षात्कार, वाक्य पूर्ति परीक्षण और वाक्य कहानी परीक्षण। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो आपने व्यक्तित्व के प्रश्न रख दिए, तो आप बिल्कुल नो टेंशन रहो, एक टॉपिक तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ना आपके, क्योंकि 100 टेस्ट हैं, 100 तो आपके टॉपिक ही नहीं है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। मिश्रित प्रश्न भी मिलेंगे, एक टॉपिक से अधिक भी मिलेंगे, कम भी मिलेंगे, क्योंकि 100 टेस्ट है साथियों। यहाँ पर प्रक्षेपी परीक्षण में अपूर्ण वाक्य प्रयोज्य मतलब जिसके व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है उसके सामने स्थिति परक परीक्षण में भी नहीं होता है, क्योंकि स्थिति परक परीक्षण में तो कृत्रिम स्थितियां उत्पन्न की जाती है। साक्षात्कार में आमने सामने बैठ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य कहानी परीक्षण में वाक्य दिए जाते हैं जिससे कहानी का निर्माण करना होता है। लेकिन अधूरे वाक्य पूर्ति परीक्षण में प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः 26वें में थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। जो प्रश्न नंबर 27 है, रोरशा शाही डब्बा परीक्षण में कार्डों का आकार कितना होता है? 5/7 का, 7/10 का, 4/6 का और 7/7 × 10 का। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा दो विकल्प एक जैसे हैं और दोनों ही विकल्प सही है। रोरशा शाही डब्बा परीक्षण में कार्डों का आकार 7/10 का होता है, 7 × 10 का। विकल्प आपके दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे विकल्प है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है साथियों। नेक्स्ट 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। 28वां प्रश्न है, प्रक्षेपी तकनीक में प्रयोज्य के सम्मुख किस तरह के उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं? असंरचित, अस्पष्ट, अर्धसंरचित और इनमें से सभी। तो देखो, प्रक्षेपी तकनीक मतलब जिसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है, अचेतन मन को देखा जा रहा है, तो उसमें जो प्रयोज्य होता है, प्रयोज्य मतलब जिसके व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है, तो उसके सामने अस्पष्ट भी उद्दीपक होते हैं, असंरचित भी होते हैं, अर्धसंरचित भी होते हैं। इस प्रकार से इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है साथियों प्रश्न नंबर 28 में, वो ही आपका सही आंसर होगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 29 है, आइंजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली को कितने आयामों में बांटा गया है? 1, 2, 3 और 4। साथियों हेंस आइंजैक की जो व्यक्तित्व प्रश्नावली है इसको 3 आयामों में बांटा गया है। कितने आयामों में बांटा गया है? 3 आयामों में। देखिए अंतर्मुक्ता, बहिर्मुक्ता है, मनस्तापिता वाला है और एक और है इसमें सामाजिकता वाला है। तो इस प्रकार टोटल 3 यहाँ पर आयाम हैं। अतः तीसरा विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि नज़र आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों, और अपना स्कोर ये भी ज़रूर बताकर जाए कि 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। देखो, कोई सुधार किया जाता है तो कमेंट बॉक्स में किया जाता है, ऊपर मैं मेरे कमेंट को पिन कर देता हूँ, आप इसलिए कमेंट को चेक ज़रूर कर लिया करो साथियों, ताकि कोई भी गलती न हो। चलिए आज का अंतिम और 30वां प्रश्न। इसी प्रकार से रेगुलर टेस्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लेना, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। 30वां और आज का अंतिम प्रश्न, व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया एडलर ने, बंडूरा ने, शायद ने और यूंग ने। साथियों जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत है व्यक्तित्व का, इसका प्रतिपादन बंडूरा, एडलर या शायद ने नहीं बल्कि कार्ल यूंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः चौथा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। तो यह आज का साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 44 भी पूरा हुआ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपके राजस्थान इतिहास का भी मैंने मैराथन टेस्ट डाला है, उसको भी ज़रूर अटेंड करिएगा साथियों। तो कल मिलते हैं अब अगले वीडियो।